संगोष्ठी के दूसरे दिन का मंगल प्रारंभ करने जा रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण सूचना पर आप जरूर ध्यान देंगे। आज का जैसा हमारा ये 2 दिन का संगोष्ठी है, इसी विषय पर अंग्रेजी माध्यम में दक्षिण में एक कार्यशाला यानी कि वर्कशॉप होने जा रही है। उसकी माहिती मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे गुजरात में हम भारतीय विचार मंच के नाम से प्रज्ञा प्रवाह का कार्य कर रहे हैं, ऐसे ही तेलंगाना प्रांत में प्रज्ञा भारती के नाम से हम कार्य करते हैं। तो यह प्रज्ञा भारती हैदराबाद में यही विषय पर अगले महीने 13-14 मई भाग्यनगर में एक वर्कशॉप कार्यशाला करने जा रही हैं। यही विषय पर दक्षिण में हमारे मित्र ऐसे हो उनको भी भेज सकते हैं, और हमारे पास अगर समय है और ज़रूरियत भी है तो हमें ज़रूर वहाँ जाना चाहिए। उनका जो संपर्क नंबर है वो मैं आपको नाम के साथ बताता हूँ, लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। एक नाम है BS शर्मा, उनका मोबाइल नंबर है 9246101884। उनका मेल आईडी है BSSARMA 9246101884। मेल आईडी है BSSARMA 56 जीमेल का ये मेल आईडी है उनका। दूसरा नाम है N नागराज राव, मोबाइल नंबर है 9394842858। मेल आईडी है आपका NAGRAJ नागराज 1395, ये भी जीमेल का ही अकाउंट है, उनका मेल आईडी है। प्राध्यापक प्रसन्न देशपांडे जी हमारे प्रथम वक्ता हैं। महाराष्ट्र यवतमाल अमरावती में आपकी पढ़ाई हुई है। अमरावती में अनुस्नातक करते समय आपने स्वर्ण पदक भी प्राप्त किया है। पुणे की फर्ग्यूसन कॉलेज में अंग्रेजी विषय के आप प्राध्यापक हैं। अनेक समाचार पत्रों में आपके लेख भी आते हैं, प्रसिद्ध होते हैं। आज जैसी बहुत सारी संगोष्ठी में आपका वक्तव्य भी हुआ है और शिक्षा का विषय वो आज अपने सामने लेने वाले हैं। आप अभी प्रसन्न कन्नड़ लेखक SL भैरप्पा जी के जितने भी उपन्यास हैं उनका जो अंग्रेजी अनुवाद हुआ है उसके ऊपर शोध निबंध का कार्य अभी कर रहे हैं। ऐसे विद्वान प्रसन्न जी का हम अभिवादन स्वागत करते हैं। प्रसन्न जी से निवेदन करूंगा 40 से 45 मिनट अपना विषय रखेंगे, बाद में 15 से 20 मिनट अपने को प्रश्नोत्तरी का समय भी मिलेगा। नमस्कार। मंचासीन सत्र के अध्यक्ष श्री अशोक जी, सभागार में उपस्थित पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहनराव भागवत जी, माननीय श्री सुरेश सोनी जी, दत्तात्रेय जी, नंदकुमार जी, सभी विद्वज्जन, भारतीय विचार मंच के सभी कार्यकर्ता और संगोष्ठी में उपस्थित बौद्धिक योद्धा, ये शब्द, ये वाक प्रचार सार्थक करने वाले सभी उपस्थित संगोष्ठी में सभी उपस्थित बंधु मित्रगण, भगिनी। मकरंद जी यहां अपेक्षित है। अगर मकरंद जी शुरुआत से यहां होते तो एक बात बोलने का मेरा मन हो रहा था। मकरंद जी कुछ समय में आएंगे, मंच पर भी आएंगे, वो बोलना जरूरी है। उससे मेरे विषय की शुरुआत
भी मैं करूंगा। 9 फरवरी 2016 को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में शाम में कल्चरल इवनिंग नाम के एक कार्यक्रम में एक नारा दिया गया, भारत तेरे टुकड़े होंगे इत्यादि। इस कार्यक्रम के उपरांत तुरंत समूचे भारत देश के सामान्य जनमानस में एक भावना ने जन्म लिया कि यह जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय भारत में है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इस विश्वविद्यालय में भारत नहीं है। और 1-2 दिन उपरांत इसी विश्वविद्यालय के एक शिक्षक ने इन भटके हुए छात्रों को भारत की संस्कृति, सभ्यता और विवेक इनका पाठ पढ़ाया। उस शिक्षक का नाम है डॉक्टर मकरंद परांजपे। वो कुछ ही समय में इस व्यासपीठ पे आएंगे। अगर मकरंद जी यहां पे होते तो उनके सामने ये बोलने में मुझे विशेष हर्ष होता। मैं जो मकरंद जी आने वाले हैं उनके साथ यहां स्वयं को पाके गर्वित और हर्षित, प्रफुल्लित मैं उसकी भावना, मैं अनुभव उसका कर रहा हूं। मेरे विषय के संदर्भ में विस्तृत भाष्य करने के पूर्व एक संघ स्वयंसेवक, एक शिक्षक और एक छात्र होने के नाते कुछ विचार बिंदु यहां प्रस्तुत करूंगा। ये विचार बिंदु कुछ प्रश्न हैं। ये प्रश्न कुछ इस तरह से है, क्या भारत एक आधुनिक राष्ट्र है? क्या भारत में आधुनिकता है? क्या यह आधुनिकता भारतीय है? क्या इस आधुनिकता के मानदंड और निकष भारतीय हैं? फ्रांस की राज्य क्रांति के कालखंड को अपनी आधुनिकता की शुरुआत जो पश्चिम जगत मानते आया है, क्या भारत के लिए भी फ्रांस की राज्य क्रांति का कालखंड आधुनिकता का प्रारंभ का कालखंड का तर्क और निकष हो सकता है क्या? हमारे भारतीय जीवन के चिंतन से उपजी हुई हमारी जो मूल्य व्यवस्था है, क्या जिस आधुनिकता को हम अभी, उसके बारे में हम अभी सोचते हैं कि हम आधुनिक जग के नागरिक हैं, क्या वो आधुनिकता, उस आधुनिकता की अनुभूति भारतीय जीवन के मूल्यों से उपजी है क्या? ऐसे ये कुछ प्रश्न हैं। ये प्रश्न मैं यहां इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूं क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था में मानविकी, समाजशास्त्र, राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र, मास कम्युनिकेशन, मीडिया, जर्नलिज्म, पत्रकारिता, एंथ्रोपोलॉजी, ये सभी जो विद्या शाखाएं हैं, ये सभी एकेडमिक डिसिप्लिन्स हैं। इन सभी एकेडमिक डिसिप्लिन्स का जो पाठ्यक्रम आज पढ़ाया जा रहा है, उसका अध्ययन और अध्यापन किया जा रहा है, शिक्षा व्यवस्था के उस संपूर्ण स्पीयर में उस पर संशोधन किया जाता है, अनुसंधान किया जाता है, उसे आधुनिक ऐसा दर्जा दिया गया है, एडवांस्ड एजुकेशन ऑफ एकेडमिक्स ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस। उस संदर्भ में जिस आधुनिकता का अनुभव हम करते हैं, उस अनुभव में क्या इस विश्वास को हम खोज पाते हैं कि आधुनिकता की परिभाषा हमारे भारतीय जीवन के मूल्यों से उपजी है? यह सिर्फ प्रश्न है, यह प्रश्न मैं प्रस्तुत करूंगा। हमारी शिक्षा व्यवस्था के आधुनिकीकरण का भी निकष यही रहा है कि पश्चिम ने जिसे आधुनिक जाना, माना, पहचाना, उसी को एक बनी बनाई आधुनिकता का तर्क जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था पे लादा गया है, उसे हम भी भारतीय आधुनिक के नाते समझने लगे हैं और उसे आगे हम चला रहे हैं। आज पिछले कुछ 30-35 वर्षों से ये जो मॉडर्न कंटेम्पररी एडवांस्ड एकेडमिक्स
ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस हमारे विश्वविद्यालयों में और महाविद्यालयों में जिसका अध्ययन और अध्यापन हो रहा है, उसका नतीजा जो आज हमारे सामने दिख रहा है, उस नतीजे को एक शब्द है, उसके लिए एक संज्ञा है, और यह संज्ञा उन्हीं लोगों ने दी है जो इसे चलाते हैं। उसे ये लोग कहते हैं एकेडमिक एक्टिविज्म। जेएनयू में जो कल्चरल इवनिंग हुई, यह बात कुछ देर के बाद मैं आपके सामने रखूंगा। इस कार्यक्रम का नाम कल्चरल क्यों था, उसमें कल्चरल ऐसा क्या था, सांस्कृतिक ऐसा क्या था, ऐसा कार्यक्रम कि जिस कार्यक्रम में भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत तेरी बर्बादी तक जंग रहेगी, ऐसे नारे दिए गए हो। ऐसे कार्यक्रम का नाम कल्चरल इवनिंग कैसे हो सकता है, यह थोड़ा बाद में मैं स्पष्ट करूंगा। अभी तो यह प्रश्न है कि यह क्या ऐसा पढ़ रहे हैं, यह क्या ऐसा इनको सिखाया जा रहा है कि उसकी थियरी क्या है, उसका कंटेंट क्या है, कि जिसका प्रैक्टिस के रूप में इस तरह का एक्टिविज्म हमारे कॉलेज कैंपसेस में हमें दिख रहा है। इसे एकेडमिक एक्टिविज्म भी कहते हैं, इसे इंटेलेक्चुअल एक्टिविज्म भी कहते हैं। एंड दिस एकेडमिक एक्टिविज्म और इंटेलेक्चुअल एक्टिविज्म इज द डायरेक्ट फॉलोआउट ऑफ अ न्यू फॉर्म ऑफ कॉलोनाइजेशन। मेरे प्रस्तुति का विषय कदाचित डीकॉलोनाइजेशन नहीं है, मैं न्यू कॉलोनाइजेशन की बात करने वाला हूं। हम कल से बात कर रहे हैं डीकॉलोनाइजिंग इंडियन माइंडसेट, डीकॉलोनाइजिंग इंडियन कल्चर, डीकॉलोनाइजिंग ऑल इंडियन इंस्टीट्यूशंस। लेकिन ऐसा भी हुआ है कि पुराने औपनिवेशिकता के संदर्भ को उसका प्रतिकार करते करते पिछले दरवाजे से कॉलोनाइजेशन का एक नया तर्क फिर से हम पे लादा जा रहा है। और मैं ये कहने का साहस यहां पे करूंगा कि डीकॉलोनाइजेशन इस विषय पे चिंतन करते करते हमें न्यू कॉलोनाइजेशन का जो फॉर्म है, उसका जो स्वरूप है, वो भी समझना काफी जरूरी है। यह एक औपनिवेशिक षड्यंत्र है। In the academics of humanities, social sciences and political sciences, शंकर शरण जी जानते हैं, पोस्ट कॉलोनियल थियरी नाम की एक थियरी है। मराठी में हम उसे उत्तर वसाहतवाद बोलते हैं। पोस्ट माने समथिंग दैट कम्स आफ्टर। भारत के संदर्भ में यह सिद्धांत लागू ही नहीं होता, क्योंकि भारत में औपनिवेशिकता कभी समाप्त हुई ही नहीं है। तो उसके उपरांत क्या, यह तर्क लागू नहीं होता है। हम अभी भी उसी औपनिवेशिक संदर्भ में ही हमारे शिक्षा को पाते हैं। कल कपिल जी ने यहां पे बड़ी अच्छी तरह से प्रस्तुत भी किया कि लोक जगत लोक संस्कृति, ये एक ही आश्वासन बचा है औपनिवेशिकता से हमें बचाने के लिए। यह सही है। मैं बात कर रहा हूं शिक्षा व्यवस्था की, शिक्षा जगत की। जो छात्र हमारे महाविद्यालयों में जाते हैं, कौन से मूल्यों को वो सीख रहे हैं, कौन से मूल्यों को वो जी रहे हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूं। उस मूल्यों की क्रांति की मैं बात कर रहा हूं। और ऐसे मूल्यों की क्रांति, रिवॉल्यूशन ऑफ वैल्यूज, ऐसे मूल्य जो भारतीय जीवन चिंतन से उपजे नहीं है, जिनके भारत के लोक संस्कृति और लोक जगत के साथ कोई संबंध नहीं है, ऐसे मूल्य साम्यवादी विचारों के मूल्य, इन मूल्यों के साथ इन युवाओं को, इन छात्राओं को, इन छात्रों को अपने ही देश के विरुद्ध भड़काने का काम जो हो रहा है, उस भड़काने का उस काम के पीछे जो षड्यंत्र है, वो एक औपनिवेशिक षड्यंत्र ही है। ये एक अलग तरह की औपनिवेशिकता है, जिसे न्यू कॉलोनाइजेशन, ऐसा मैं बोलना यहां पे पसंद करूंगा। इसके कुछ और उदाहरण क्या है एकेडमिक एक्टिविज्म के? ये कुछ 2-3 सालों से, 2-3 वर्षों से अचानक से पॉपअप हो गया है हमारे एकेडमिक्स में। आईआईटी चेन्नई पेरियार आंदोलन, किस ऑफ लव प्रोटेस्ट, झंडे वाला दिल्ली का संघ कार्यालय के
सामने जो किस ऑफ लव प्रोटेस्ट हुआ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद प्रोटेस्ट्स, रोहित वेमुला प्रकरण, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कल्चरल इवनिंग जिसकी बात हम कर चुके हैं, जादवपुर यूनिवर्सिटी, आईआईटी पवई, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस प्रोटेस्ट्स, स्लट वॉक प्रोटेस्ट, यस आई ब्लीड कैंपेन, वैलेंटाइन डे प्रोटेस्ट, रानडे इंस्टीट्यूट पुणे, दलित एजिटेशंस इन गुजरात, फर्ग्यूसन कॉलेज में 27 मार्च को एक एजिटेशन का ड्राइव हुआ था, रामजस कॉलेज जो अभी अभी हुआ है, रिसेंटली हुआ है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट, कश्मीर यूनिवर्सिटी में भी प्रोटेस्ट, उसकी भी चर्चा काफी हमारे प्रसार माध्यमों में हुई थी। कश्मीर यूनिवर्सिटी का प्रोटेस्ट, छात्रों ने किया हुआ प्रोटेस्ट एक बहुत ही दुर्दैवी, बहुत ही अनफॉर्चुनेट इस प्रकार का वो प्रोटेस्ट था कि जहां पे भारतीय संस्कृति, भारत की सरकार या भारत के लोग या भारत देश इनको टारगेट नहीं किया था, वहां भारत के सैन्य को, भारत के सैनिक को टारगेट किया गया था। एक बच्ची ने एक सैनिक पे आरोप लगाए थे कि उस सैनिक ने उसके साथ कुछ दुर्व्यवहार किया, उसके लिए आंदोलन हुआ, गाड़ियां जलाई गई, पत्थर फेंके गए, और कुछ दिन के बाद वो बच्ची खुद मीडिया के सामने आके बोलती है कि मुझे उकसाया गया था, ऐसा कुछ भारतीय सैन्य ने कभी किया नहीं था, मैं झूठ बोली थी। ये एक प्रकार का एक्टिविज्म है। मीडिया में उसकी चर्चा ज्यादा नहीं हुई। जब उस लड़की ने आके सबके सामने स्टेटमेंट दिया, मीडिया में उसकी चर्चा ज्यादा नहीं हुई। ये एकेडमिक एक्टिविज्म के कुछ उदाहरण जो घटित हुए हैं पिछले 2-3 वर्षों में, उसकी हम उस विषय में हम यहां चिंतन करने वाले हैं। मैं जब ह्यूमैनिटीज में जिन लोगों का ग्रेजुएशन हुआ है, मानविकी में, कला शाखा में, सोशल साइंसेस में, मीडिया, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, ऐसे सभी डिसिप्लिन्स में, ह्यूमैनिटीज में जिन लोगों का ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है, आप और हम जब छात्र थे तब इन सब्जेक्ट्स के नाम थे सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, हिस्ट्री एटसेट्रा। आज जो एकेडमिक लेफ्ट के तहत जिस तरह का एकेडमिक्स इंट्रोड्यूस किया गया है, आज है जेंडर स्टडीज, कल्चरल स्टडीज, वीमेन स्टडीज। मैं ये यहां पे नहीं कह रहा हूं कि वीमेन स्टडीज का एकेडमिक कंटेंट जानबूझ के भारत के विरुद्ध है। मैं यहां ये कहने जा रहा हूं कि फेमिनिज्म का जो वेस्टर्न मॉडल है, उस फेमिनिज्म के वेस्टर्न मॉडल को भारत में इन टोटो, संपूर्ण तरीके से जब अप्लाई करने का प्रयत्न किसी विद्या शाखा के माध्यम से होता है, तो उसकी निर्भत्सना होनी चाहिए, उसकी परीक्षा होनी चाहिए, प्रश्न पूछे जाने चाहिए। क्या भारत की समाज व्यवस्था में इसी तरह का स्त्रीवाद वो कितना लागू है? और उससे सबसे ज्यादा एक संकट की स्थिति इसलिए आती है कि कुछ सामाजिक विषमताओं के बारे में मैं ये यहां पे कदापि प्रतीत नहीं कर रहा हूं कि हमारे यहां सामाजिक विषमता नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों है कि हमारे किसी भी सामाजिक विषमता का, सामाजिक समस्या का समाधान ढूंढने का, खोजने का समय जब आता है, तो ऐसा क्यों है कि स्वाधीनता के 70 साल के उपरांत भी हमारे सामाजिक समस्याओं के समाधान, विषमताओं के समाधान ढूंढने के लिए हमें पश्चिम के विचारकों और पश्चिम के एकेडमिक्स पे ही हमें ज्यादा निर्भर रहना पड़ता है। उससे हो यह रहा है कि ना तो हमारे छात्र शिक्षा पा रहे हैं और सोशल साइंसेस, सोशल रिफॉर्मेशन का सोर्स नहीं हो पा रहे हैं। हमारी शिक्षा और हमारा जीवन, हमारा समाज, इसमें एक डिसजंक्शन तैयार हो गया है, क्योंकि द लॉजिक विच इज प्रोवाइडेड इन द सोशल साइंसेस एंड इन ह्यूमैनिटीज, दैट लॉजिक कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड बाय द पीपल एंड द मासेस एट लार्ज। दिस इज नॉट एट ऑल पीपल्स एजुकेशन। इस तरह की ये शिक्षा व्यवस्था हमारे यहां 90 के दशक में, मोटे तौर पे 90 के दशक में इंट्रोड्यूस हुई, और पिछले 30 वर्षों से हमारे विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में जो छात्र ह्यूमैनिटीज का अध्ययन कर रहे हैं, उसमें संशोधन कर रहे हैं,
उसमें से कुछ लोग खुद प्रोफेसर हो रहे हैं, वो वही पढ़ा रहे हैं जो 90 के दशक में वो खुद सीखे हैं। ये जिस एकेडमिक डिसिप्लिन्स या जिस एकेडमिक एक्टिविज्म का नतीजा है, उसका थोड़ा ऐतिहासिक संदर्भ हम यहां देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वर्तमान को एक स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। वी कैन नॉट एग्जामिन एंड एनालाइज प्रेजेंट इन आइसोलेशन फ्रॉम द पास्ट. In some way or other, present is a continuation of the past which we acknowledge as the present moment. There is no disjuncture between present and past. अतीत और वर्तमान में disjuncture नहीं होता है। जो आज हो रहा है वो कल था, इसलिए आज हो रहा है, और जो आज है वही कल रहेगा। (1848) कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वॉज पब्लिश्ड, और यही वो दौर था 19वीं शती का उत्तरार्ध, द सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का, पश्चिमी जगत को शायद रिवॉल्यूशन इस शब्द से बहुत ही ज्यादा प्रेम है, आसक्ति है। वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की ही बात करते हैं, कल्चर की भी बात करते हैं तो कल्चरल रिवॉल्यूशन की ही बात करते हैं, एकेडमिक रिवॉल्यूशन की ही बात करते हैं। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो मूलतः औद्योगिक विकास था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था, तो 19वीं शती का उत्तरार्ध इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का उत्तरार्ध था, वो कालखंड था। औद्योगिकता के विकास के बाद यूरोप में मूलभूत सामाजिक परिवर्तन हो गए। एक सामाजिक वर्ग, जिस वर्ग की पहचान यूरोप को ही नहीं थी, वो सामाजिक वर्ग अचानक तैयार हो गया। आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, कामगार, मजदूर वर्ग। ये मजदूर वर्ग के आकांक्षाएं अलग थी, उनके स्वप्न अलग थे, उनका जीवन अलग था। कार्ल मार्क्स ने इनका अध्ययन किया। यूरोप की सामाजिक संरचनाओं के अनुसार कार्ल मार्क्स ने इन यूरोपियन मजदूर और सामाजिक संरचनाओं को अभ्यास किया। हमें पूरे साम्यवाद और मार्क्स का जो तत्वज्ञान है उसमें बहुत विस्तृत बात करने की यहां जरूरत नहीं है, आप सभी विद्वज्जन हैं, आप सभी जानते हैं। मैं यहां पे तर्क यह प्रस्तुत कर रहा हूं कि मार्क्स के तत्वज्ञान के फैलाव के बाद कदाचित यूरोप ने यह मान लिया था कि सामाजिक और आर्थिक विषमताओं का जो वास्तव यूरोप ने उसका अनुभव किया था, वो समस्या आके खड़ी हो रही थी। यूरोप ने यह माना, यूरोप के इंटेलेक्चुअल्स और बुद्धिजीवियों ने यह माना कि कदाचित मार्क्स के तत्वज्ञान से उन्हें उनकी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। वो उनका एक स्वप्न रंजन था, वो एक भ्रम था, और यह सिद्ध हो गया कि वो स्वप्न रंजन था, भ्रम था, क्योंकि ऐसी सामाजिक विषमताएं तो कम हुई ही नहीं। प्रोलेटेरिएट रिवॉल्यूशन, वर्कर्स रिवॉल्यूशन सफल तो हुई ही नहीं। 20वीं शती आते आते 20वीं शती के दूसरे दशक में जो इंपेरियलिस्ट नेशनलिज्म था, साम्राज्यवादी राष्ट्रीय विचार था यूरोप का, उसके चलते विश्व युद्ध हुआ। साम्यवादी समाज तो हुआ ही नहीं। मार्क्स के साम्यवादी तत्वज्ञान का उसकी ये असफलता थी। यूरोपियन इंटेलेक्चुअल्स इस असफलता से काफी ज्यादा व्यथित हुए थे और उन्होंने प्रश्न पूछना आरंभ किया। सबसे पहले उन्होंने मार्क्स के तत्वज्ञान को प्रश्न पूछा। ऐसे कुछ विचारक हुए यूरोप में, जिसमें इटली के एंटोनियो ग्रामची थे। उन्होंने मुख्यतः एक बहुत मूलभूत प्रश्न उपस्थित किया कि मार्क्स की जो फिलॉसफी है, उसका जो मॉडल है, वो तर्क है बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर का तर्क। कार्ल मार्क्स ने जिस तरह की क्रांति का समर्थन किया था, वो आर्थिक कारणों की वजह से, आर्थिक विषमताओं के कारणों की वजह से वो क्रांति होनी चाहिए, इसका जोरदार समर्थन और पुरस्कार किया था। जो असल में हुआ नहीं, मे द वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट एंड लॉन्च अ रिवॉल्यूशन, जो असल में हुआ नहीं, हुआ ये कि हर देश के, हर यूरोपियन राष्ट्र के जो मजदूर थे, जो मजदूर वर्ग थे, उन्होंने स्वयं को अपने अपने देश के राष्ट्रीय विचारों के साथ खुद को ढाल लिया। राष्ट्र अपने अपने यूरोपियन राष्ट्रीय विचारों के साथ, अपने देशों के राष्ट्रीय विचारों के साथ वो एक रूप हो गए। साम्यवाद के साथ वो एक रूप नहीं हुए।
That was a frustrating moment for global socialist intellectuals and communists. उन्होंने प्रश्न पूछना शुरू किए. एंटोनियो ग्राम्ची ने सबसे पहले यह प्रश्न पूछा कि क्या मार्क्स का तर्क सही है. मार्क्स बोलते हैं इकोनॉमी इज द बेस ऑफ एवरीथिंग, एवरीथिंग एल्स इज अ सुपर स्ट्रक्चर, ऑल सोशल, फैमिली, इंस्टीट्यूशंस, एकेडमिक, दिस दैट, ब्ला ब्ला ब्ला, ऑल दीज आर super structures. Economy is the base of everything. Hence, the revolution has to hit at the base of the social structures. सामाजिक संरचनाओं का जो ढांचा है, उसकी जो नींव है, वो आर्थिकता है. इसीलिए क्रांति करनी है आर्थिक क्षेत्र में. आर्थिक क्षेत्र में, औद्योगिकता के क्षेत्र में सबसे ज्यादा संख्या में मजदूर होते हैं. इसलिए मजदूरों के साथ मजदूरों की जो आर्थिक विषमता के कारण उनकी जो अवस्था रहती है, उनकी जो गरीबी है, उस गरीबी दूर करने के लिए या फिर मजदूरों के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक प्रश्न, उनका समाधान ढूंढने के हेतु से, उस उद्देश्य से यह क्रांति नहीं होनी है मार्क्स के अनुसार. वो इसलिए करनी है कि उनकी संख्या ज्यादा है और उससे इक्वालिटी, ये इक्वालिटी का मॉडल मार्क्स ने प्रिस्क्राइब किया जो फेल हुआ. एंड दैट वाज अ फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट फॉर ग्लोबल कम्युनिज्म एंड ग्लोबल सोशलिज्म. और भी काफी कारण थे, मैं इतिहास में बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन एंटोनियो ग्राम्ची ने इस मूलभूत तर्क को पूरी तरह से उल्टा घुमाया. ग्राम्ची का, एंड बिफोर गोइंग अहेड विद दिस, आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज टू Dr. Makarand Paranspe that I am oversimplifying certain facts and that has to be done in the larger interest. So, ग्राम्ची ने इस तर्क को उल्टा घुमाया. ग्राम्ची ने कहा कि culture is the base of everything, everything else is a superstructure, hence the revolution must strike in the domain of culture. संस्कृति के क्षेत्र में क्रांति होनी चाहिए. संस्कृति के, कल्चर के. चाइना में जो क्रांति हुई उसका नाम कल्चरल रिवॉल्यूशन था. जेएनयू में जो 9 फरवरी 2016 को कार्यक्रम हुआ उसका नाम कल्चरल इवनिंग था. इन्हीं तत्वों के और इन्हीं तथ्यों के आधार पर, इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर एंटोनियो ग्राम्ची, फ्रांस के मिशेल फुको, उनके गुरु लुइस अल्थुजर, ल्यूकाक्स, इन सभी लोगों ने यह बात मान ली कि मार्क्स के तत्वों के आधार पर क्रांति होना असंभव है. हमें We need to re-narrativize Marx. उन्होंने मार्क्स के सिद्धांतों को पुनर्परिभाषित किया. और यह पुनर्परिभाषित करना शब्द काफी बड़े हैं. पुराना नुस्खा कारगर नहीं हो रहा था, इसलिए नया कुछ अपनाने का प्रयास किया, क्योंकि पुराना जो प्रयत्न था वो असफल हो गया था. लेकिन उन्होंने एक बात तो ठान ली थी कि हम स्वस्थ बैठेंगे नहीं और हम जरूर क्रांति करेंगे. अब पहले आर्थिक विषयों से, आर्थिक विषमताओं के तर्क के आधार पर करने का हमने प्रयास किया, वो उसमें असफल रहे. अब संस्कृति के माध्यम से करेंगे. तो ये मिशेल फुको, अल्थुजर, ल्यूकाक्स और ग्राम्ची, ये ऐसे लोग थे जिनसे यूरोप में एक नई मूवमेंट की शुरुआत हुई, न्यो लेफ्ट मूवमेंट. और इस न्यो लेफ्ट मूवमेंट के जर्मन फॉलोअर्स जो थे, उसमें एडोर्नो थे, मार्क्यू थे, होरकाइमर थे. ये सभी एकेडमिशियंस थे. साम्यवाद का, कम्युनिज्म का, एकेडमिक्स के साथ ह्यूमैनिटीज, मानविकी, सामाजिक शास्त्र, सामाजिक विज्ञान, इस एकेडमिक्स के साथ सबसे पहले जोड़ अगर कहीं प्रस्तापित हुआ तो वो जर्मनी में हुआ 1925 में. द इंस्टीट्यूट कॉल्ड फ्रैंकफर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस. ये तीनों मार्क्सवादी अध्यापक थे, एकेडमिशियंस थे. इन्होंने इस इंस्टीट्यूट का गठन किया 1933 तक, 1933 तक इस इंस्टीट्यूट ने काम किया जर्मनी में. वो नाजी राइज का पीरियड था, हिटलर के उदय का पीरियड था. इन तीनों ने जर्मनी छोड़ के ये जिनीवा में बसे 2 वर्ष के लिए. उसके बाद 1935 में दे माइग्रेटेड टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कोलंबिया में 1935 में इस तरह के एकेडमिक लेफ्ट की स्थापना हुई. तब तक यूरोप में एकेडमिक्स के माध्यम से इन सिद्धांतों का प्रसार और प्रचार हो गया था. कुछ ऐसे बिंदु उन्होंने सामने रखे थे कि जिस क्षेत्र में उन्हें काम करना था उसके अनुसार यूरोप के एकेडमिक्स को उन्होंने अपने दायरे में ले लिया था. और इसीलिए सांस्कृतिक क्रांति के, राजनीति के अखाड़े जो थे वो पार्लियामेंट्स
नहीं थे इन देशों में, हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स नहीं थे। यूरोपियन, वेस्टर्न यूरोपियन देशों में जो विश्वविद्यालय थे, कॉलेजेस थे, जो एकेडमिक कंटेंट उन्हें पढ़ाया था, उनके माध्यम से इस राजनीतिक पॉलिटिकल फिलॉसफी का प्रोपेगेंडा जोर शोर से होने लगा। एक बात उन्होंने करी, हर्बर्ट मार्क्यू ये ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने समूचे जगत को एक शब्द दिया है, पॉलिटिकल करेक्टनेस। द टर्म पॉलिटिकल करेक्टनेस वाज कॉइन्ड बाय हर्बर्ट मार्क्यू, वन ऑफ द थिंकर्स इन दिस पर्टिकुलर ट्रेडिशन। कोलंबिया ये जब लोग गए तो हर्बर्ट मार्क्यू जो उनके विचारक थे, उन्होंने इस बात को जाना कि 1930 के दशक में कोलंबिया में, अमेरिका में मार्क्सिस्ट स्टडीज नाम से हम काम नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका की जो पॉलिटिकल सिनेरियो था, इट वाज नॉट इन ट्यून विद द डेवलपमेंट ऑफ एनी सोशलिस्ट मॉडल ऑफ एकेडमिक्स इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो हर्बर्ट मार्क्यू ने कहा, वी नीड टू अडॉप्ट ए मोर पॉलिटिकली करेक्ट स्ट्रेटेजी। इस कल्चरल मार्क्सिज्म को नया नाम दिया गया क्रिटिकल थियोरी। क्रिटिकल थियोरी जिसका एक ही उद्देश्य है, एक ही ध्येय है, एक ही मेथोडोलॉजी है, और वो मेथोडोलॉजी है केवल आलोचना, रिजेक्ट, रिबेल, रिवॉल्ट। और यही हम देखते हैं कि आप कुछ भी अच्छे मन से करें, अच्छे उद्देश्यों से करें, इन लोगों का इस एकेडमिक्स के प्रभाव में जो छात्र आते हैं, इन आइडियोलॉजीज के, इन थियोरीज के प्रभाव में जो छात्र आते हैं, जो कक्षा में जो सीखते हैं, उनके प्रोफेसर्स उन्हें सिखाते हैं, आप कितने ही अच्छे उद्देश्यों से उनके आप समन्वय साधने का प्रयास करेंगे, उन्हें समन्वय नहीं चाहिए। काफी सारे उदाहरण तो मैंने गिनाए। परसों का उदाहरण, अगर मैं गलत हूं तो शायद कल का उदाहरण, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में डिक्की के जो चेयरमैन है श्री मिलिंद कांबळे। डिक्की ये ऐसी संस्था है कि जो देश भर में सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से जो वंचित वर्ग के छात्र हैं, उन्हें एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए उनको ट्रेनिंग देती है, उनको सपोर्ट करती है, फंडिंग करते हैं। 14 तारीख को बाबा साहेब आंबेडकर जी के जन्मदिन के अवसर पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में डिक्की ने ऐसा सोचा कि यहां के इस विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं, जो सामाजिक वंचित वर्ग से आए हुए हैं, ऐसे छात्र को ग्रंथालय की सुविधा अधिक परिणामकारक पद्धति से उपलब्ध हो, इसलिए उन्होंने ग्रंथालय को फंडिंग किया, सपोर्ट किया, डोनेट किया, और बाबा साहब जी का एक स्टैच्यू वहां पे उन्होंने डोनेट करने का वो एक कार्यक्रम था। क्या हम सोच सकते हैं कि समता और बंधुत्व और स्वातंत्र्य की बात करने वाले, लिबरलिज्म की बात करने वाले ये छात्र, इन्हें सिर्फ छात्र मत समझिए। दे आर एडल्ट्स एंड दे आर मेजर्स लाइक यू एंड आई, एंड दे वेरी मच हैव वेल डिफाइंड पॉलिटिकल इंक्लिनेशंस। ये छात्र, उन्होंने मिलिंद कांबळे जी जैसे ही अपना वक्तव्य रखने के लिए मंच पर आए, पोडियम तक गए, इन छात्रों ने हूटिंग करके मिलिंद कांबळे जी का भाषण रोक दिया, होने नहीं दिया। कारण सिर्फ एक है, यू आर नॉट विथ अस, दैट्स व्हाई वी आर अगेंस्ट यू। आप हमारे साथ नहीं हो, इसलिए हम आपके विरुद्ध हैं। आप हमारे मंच पे से ये कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम आपके विरुद्ध हैं। रिजेक्ट, रिबेल, रिवॉल्ट, ये सिर्फ आज नहीं हो रहा है, ये अचानक नहीं हो रहा है, इसकी एक ट्रैजेक्टरी रही है। हर्बर्ट मार्क्यू ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जो क्रिटिकल थिंकिंग की नींव रखी थी, वहां से ये शुरुआत हुई है। इन्होंने यूरोप में प्रसार किया, इसीलिए आज ये हम देखते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज में लिबरलिस्ट फोर्सेस और वहां की जो नेशनल थिंकिंग है, नेशनलिस्ट थिंकिंग है, उनमें आपस में टकराव है। यह अमेरिका में भी हुआ। इन लोगों के कुछ विशेष विषय हैं जिन विषयों में इनको बहुत ही ज्यादा रस है। इन्होंने एक नया हथकंडा अपनाया।
ये दिस माइट साउंड लाइक एन ओवर स्टेटमेंट ऑन माई पार्ट और एन इल बेक स्टेटमेंट, बट आई मस्ट मेक इट बिकॉज इट इज इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस डिस्कोर्स। ये मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है, लेकिन आई मस्ट शेयर दिस विथ यू। ये बात करते हैं कि छात्रों के जो प्रश्न है उन प्रश्नों पे समाधान ढूंढने के लिए हमने छात्रों को साथ में लिया है इस एकेडमिक्स के माध्यम से। अच्छा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो रायट्स हुए, रायट्स में सहभागी कुछ जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने वहां दंगे भड़काए थे, आंदोलन किया था, प्रोटेस्ट किया था व्यवस्था के खिलाफ और विश्वविद्यालय के खिलाफ, उनको पूछा गया आप ये क्यों कर रहे हो? उन छात्रों ने उत्तर दिया, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विद्यापीठ अनुदान आयोग जो विश्वविद्यालयों को ग्रांट देते हैं, तो हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों का यह मानना है कि आप बीएचयू को ज्यादा ग्रांट देते हो और एएमयू को कम ग्रांट देते हो। भाई साहब, आप छात्र हैं, आपने पढ़ना चाहिए, आपने अध्ययन करना चाहिए। आपको क्या पता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है उसके अनुदान ग्रांट रिलीज करने के कुछ निकष होते हैं। यह विषय छात्रों का विषय कैसे हो गया? मैं जो बोल रहा था वो ये कि मजदूरों के आधार पर क्रांति, उसका मॉडल जब असफल रहा तो इनको जरूरत महसूस होने लगी कि रास्तों पे आने के लिए, नारे देने के लिए, व्यवस्था के विरुद्ध आंदोलन छेड़ने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए अगर एक साथ काफी सारे मनुष्य अगर हमें चाहिए तो वो मनुष्य शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से और छात्रों के माध्यम से मिल सकते हैं। उसे सिर्फ एक कवरिंग दिया गया आइडियोलॉजी का, उसे एक कवरिंग दिया गया एवेंट गार्ड एकेडमिक्स का, मतलब आने वाले समय के एकेडमिक्स का, और उसके माध्यम से इन छात्रों को व्यवस्था के और देश के विरुद्ध भड़काने का काम ये लोग करते हैं। यूथ कल्चर नाम की एक मूवमेंट जो इसी संदर्भ में बहुत ज्यादा विकसित हुई, उसका फैलाव हुआ समूचे यूरोप में ऑल थ्रू 1960s टू लेट 70s। 1960 और 70 का दशक संपूर्ण यूरोप और अमेरिका में काउंटर कल्चर मूवमेंट नाम से जाना जाता है। काउंटर कल्चर का मतलब है जो जैसा है वो वैसा नहीं है, ये मान के व्यवस्था को पूरा उद्ध्वस्त कर दो। और इन्होंने कुछ रेडिकल यूथ कल्चर के जो सदस्य थे उन्हें बहुत ज्यादा प्रोत्साहन देना शुरू किया। इसके चलते इंग्लैंड में 1950 के दशक में स्टुअर्ट हॉल, रेमंड विलियम्स, ये जो मार्क्सिस्ट विचारवंत थे, इन्होंने एक इंस्टीट्यूट का गठन किया। they founded one institute, the Birmingham Center for Cultural Studies। और ये ऐसे एक एकेडमिक डिसिप्लिन की शुरुआत थी जो एकेडमिक डिसिप्लिन, उनका एक बृहद वाक्य है, मोटो है। स्टुअर्ट हॉल ने द थेरोटिकल लीगेसीज ऑफ कल्चरल स्टडीज नाम के अपने एक निबंध में यह लिख के रखा है, वी डू नॉट वांट टू स्टडी कल्चर्स। मतलब विद्यमान परिस्थिति में देश में, संपूर्ण विश्व में जितनी सभ्यताएं हैं उन सभ्यताओं के संस्कृतियों का अध्ययन करना यह हमारा उद्देश्य नहीं है। वी डू नॉट वांट टू स्टडी कल्चर, आवर एम इज टू मेक वन, नॉट टू स्टडी। मतलब जो विद्यमान संस्कृति है, परंपरा, धरोहर और हेरिटेज के माध्यम से जो संस्कृति का आकलन वर्तमान स्थिति में दुनिया के, विश्व के सारे देशों के नागरिक करते हैं, उसे नकारना और बहुत ही ओछी तरीके से नकारना और साम्यवादी मूल्यों की संस्कृति प्रस्थापित करना, इस षड्यंत्र का नाम है एकेडमिक एक्टिविज्म और एकेडमिक लेफ्ट। ब्रिटेन में जो रेडिकल यूथ कल्चर एक्टिविस्ट थे उसमें एक हिप्पी मूवमेंट भी थी। हिप्पी मूवमेंट का संबंध भी इन्हीं सिद्धांतों से है। अमेरिका में यिप्पी नाम की भी एक मूवमेंट चली, उसमें मॉड्स भी थे, MODS, मॉड्स, टेडी बॉयज, पंक सब कल्चर,
कला के क्षेत्र में इन लोगों की पहचान है स्टैंड अप कॉमेडी नाम के जॉनर से। स्टैंड अप कॉमेडी का जो एक वेरिएंट है इंडिविजुअल सोलो परफॉर्मेंस का, अमेरिका में 1960 के दशक में, उसके उत्तरार्ध में शिकागो और इलिनॉइस के रास्तों पे 15 लाख छात्र छात्राएं व्यवस्था के विरुद्ध आए थे। उस समय के पत्रकार और विचारक बोलते हैं कि अमेरिका स्टूड एट द थ्रेशोल्ड ऑफ अनदर सिविल वॉर। 15 लाख छात्र छात्राएं व्यवस्था के विरुद्ध विद्यमान संस्कृति को बदल के साम्यवादी संस्कृति प्रस्तावित करने के लिए सम्मिलित हुए, एंड दे वेरी मच टुक द लॉ इन देयर हैंड्स। उन लोगों में कुछ स्टैंड अप कॉमेडियंस भी थे। मैं ये संदर्भ इसलिए जोड़ रहा हूं कि हमारे यहां पिछले वर्ष एक घटना घटी थी, उसका भी संदर्भ। यह जरूरी नहीं है कि जो अमेरिकन स्टैंड अप कॉमेडियंस थे या ये पूरा अमेरिकन लिबरलिस्ट स्टडीज और यहां के जो उनके फॉलोअर्स है उनमें आपस में 1-to-1 करस्पॉन्डेंस हो। उनको जोड़ने की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था है शिक्षा व्यवस्था। और हमारे एकेडमिक्स में विश्वविद्यालयों में कुछ प्रोफेसर्स हैं जिनका स्वयं का ओरिएंटेशन ही, इंडॉक्ट्रिनेशन ही इसी शिक्षा व्यवस्था में हुआ है। वो उनके छात्रों को वही वैल्यूज, वही मूल्य वो ट्रांसफर कर रहे हैं आज के छात्रों तक। मुंबई के 2 युवा हैं, श्री तन्मय भट्ट और गुरु सिमरनजीत खांबा। इन्होंने एक स्टैंड अप कॉमेडी की एक जॉनर है, दे फाउंडेड दैट जॉनर। उसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो AIB है। आज यहां कॉलेज के छात्र अगर कोई होंगे, MPSC UPSC की तैयारी करने वाले छात्र अगर होंगे तो शायद उन्हें पता होगा AIB का फुल फॉर्म है। मैं इस मंच से उसका फुल फॉर्म नहीं बताऊंगा। ये AIB गुरु सिमरनजीत खांबा और तन्मय भट्ट जिन्होंने ये शुरू किया है, वो ये स्टैंड अप कॉमेडी, कॉर्पोरेट कॉमेडी है, इंडिविजुअल शोज उनके होते हैं। 1 साल पहले की ये घटना है। हमारे समाज के, भारतीय समाज के 2 बहुत ही नॉन कंट्रोवर्शियल एंड एवर एडोरेबल, सदैव सम्माननीय 2 व्यक्तित्व, एक सचिन तेंदुलकर और दूसरी लता मंगेशकर जी। इन दोनों पे इमेज मॉर्फिंग करके एक फोटो होता है जिसपे कुछ कंप्यूटर के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ मॉर्फिंग प्रोसेसिंग करते हैं, फिर उसकी लिप मूवमेंट दिखती है, आप उसको वॉइस ओवर देते हो अगर आप आर्टिस्ट है तो। तन्मय भट्ट और गुरु सिमरनजीत खांबा, इन्होंने इन दोनों की इमेज मॉर्फिंग करके इतने अभद्र तरीके से विनोद की निर्मित की कि समूचा देश सुन्न हो गया, दंग रह गया कि इन 2 लोगों के बारे में क्यों। एक तो है क्रीड़ा जगत की देवता और दूसरी है कला जगत की देवता, इन दो लोगों के बारे में क्यों। इनकी स्ट्रैटेजी इस तरह से होती है कि सामान्यतः भारतीय मानस को जो देख के उनकी नैतिकता के विचारों को झटका लगे, शॉक लगे, ऐसा कुछ करते रहो। किस ऑफ लव मूवमेंट, किस ऑफ लव प्रोटेस्ट। फिर उससे समाज 2 वर्गों में विभाजित हो जाता है। एक वर्ग कहता है भाई साहब आप इतना क्यों सोच रहे हो इनके बारे में, ये तो बच्चे हैं आजकल के, कुछ ना कुछ नादानी करते रहते हैं, समझाओ थोड़ा सुधर जाएंगे। दूसरा वर्ग कहता है कि नहीं, हमें जरूर इसमें कुछ जो दिखता है उससे ज्यादा दिख रहा है, देयर इज डेफिनेटली समथिंग मोर देन व्हाट मीट्स द आई, इसलिए ये जरा छानबीन करनी पड़ेगी। समाज 2 वर्गों में विभाजित हो जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं ये गलत है, हम इसकी निर्भत्सना करते हैं, वी कंडेम दिस। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं आप ये थोड़ा ज्यादा कर रहे हो, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। यही उनका उद्देश्य होता है। तन्मय भट्ट और गुरु सिमरनजीत खांबा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस में कल्चरल स्टडीज में पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं। इसी एकेडमिक्स के वो प्रोडक्ट्स रहे हैं। आपके जिग्नेश जी HK कॉलेज के कल्चरल स्टडीज के, लॉ के, मास कम्युनिकेशन के छात्र रहे हैं। इन सभी लोगों में नेतृत्व गुण है, स्टेज डेयरिंग भी है,
छात्र होने के नाते, देश के युवा होने के नाते उनमें जो विशेषता है, एक शिक्षक होने के नाते मैं खुद दंग रहता हूं, मैं उनका प्रशंसक भी होता हूं, लेकिन ये भटके हुए जरूर है। इन भटके हुए छात्रों को रास्ते पे लाना बहुत जरूरी है। इन तन्मय भट्ट जो है, काफी सारी मीडिया में चर्चा होने के बाद, 1 महीने के बाद जब प्रेस ने उन्हें पूछा कि आपने ये क्यों किया, तो इनकी एक स्ट्रैटेजी होती है, एक साइकिल होती है, और वो उसी सीक्वेंस में सभी चीजें करते जाते हैं। ही आउटराइटली अपोलोजाइज्ड, मैं क्षमा चाहता हूं, मेरा यह उद्देश्य नहीं था, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हमारा उद्देश्य नहीं था। हां, लेकिन एक बात हमें समझ में आई कि हमारे समाज में इनटॉलरेंस काफी ज्यादा बढ़ गया है। यही उद्देश्य उन्हें लाना होता है, और फिर इस इनटॉलरेंस को वो सेलिब्रेट करते हैं, अवार्ड वापसी तक वो आगे चले जाते हैं। लेकिन हम सामान्य नागरिक के नाते ये नहीं समझ पाते कि इनको स्ट्रीमलाइन करने वाली एजेंसी क्या है, हु इज सेटिंग द एजेंडा, और उनको ट्रेनिंग कौन दे रहा है, ये कहां से हो रहा है। ये सब इंटेलेक्चुअल एक्टिविज्म है, ये एकेडमिक्स के माध्यम से हो रहा है। आप और हम जो सोशल साइंसेस हमने पढ़ी, उस सोशल साइंसेस का कंटेंट इन्होंने पूरी तरह से, जिन नामों को मैंने यहां गिनवाया उसमें काफी सारे नाम हैं। आज तो विश्व के 32 देशों में तकरीबन 400 विश्वविद्यालयों में कल्चरल स्टडीज और इस तरह का एकेडमिक्स पढ़ाया जाता है। इसकी एक विशेषता ऐसी है कि विश्व के जिन देशों के जिन विश्वविद्यालयों में और जिन महाविद्यालयों में, कॉलेजेस में यह विषय पढ़ाया जाता है, उस कॉलेज की पहचान यही है कि दैट कॉलेज और दैट यूनिवर्सिटी विल ऑलवेज रिमेन अंडर सम इंसर्जेंट सिचुएशन। कुछ ना कुछ आंदोलन वहां जरूर चालू रहता है। चेतना है, विद्यार्थी है, छात्र है, युवा है, आंदोलन तो रहता ही है। लेकिन और भारत के लिए छात्रों का आंदोलन कुछ नया नहीं है। पिछले किसी संगोष्ठी में एक बंधु ने प्रश्न पूछा था, व्हाई आर यू सो स्केयर्ड ऑफ डिसेंट? We should allow that. We are a mature democracy. Yes, I do agree with you. In fact, I would say that Indian democracy is far more mature than any other democracy, provided you translate the word properly. Not as democracy, लोकतंत्र। तो इन लोगों को यह बात समझने जरूरी है। छात्रों को भी यह नहीं पता है, उनका ओरिएंटेशन इंडोक्ट्रिनेशन होता है, वो किसी आइडियोलॉजी के माध्यम से होता है, वो भी इस चीज को जान नहीं पाते हैं। इसी तरह के एकेडमिक्स का एक जो नया नतीजा हम देख रहे हैं वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है। जैसे मैंने पहले कहा कि सामाजिक विषमताएं हमारे यहां जरूर है, लेकिन सामाजिक विषमताओं के समाधान भारतीय तरीके से ढूंढने पड़ेंगे। अगर यह समस्या भारतीय है तो समाधान भी भारतीय रहेगा। सोशल रिफॉर्मेशन के मॉडल्स, वेस्टर्न मॉडल्स, इजंट इट रिडिक्यूलस कि हर वो सामाजिक समस्या जिसमें समाधान ढूंढने का हम प्रयास करते हैं, एकेडमिक्स उसमें अटकाव की स्थिति, रुकावट की स्थिति पैदा कर रहा है। शुडंट एकेडमिक्स बी स्ट्रीमलाइनिंग सोशल रिफॉर्मेशन? और ये अटकाव की स्थिति, ऑब्स्ट्रक्शनिज्म थ्रू एकेडमिक्स, इसलिए पैदा हो रही है क्योंकि जिन मूल्यों पे ये ह्यूमैनिटीज का एकेडमिक्स आधारित है, उन मूल्यों में भारत नहीं है। सत्र की शुरुआत में मैंने जो कहा था कि हमारे ये विश्वविद्यालय भारत में बसे है, स्थित है, इन विश्वविद्यालयों में भारत को लाना पड़ेगा। प्रत्यक्ष क्लासरूम में क्या होता है? कैंपस की तो हमने बात की। इनका एक मेथोडोलॉजी है, क्लासरूम टू कैंपस, कैंपस टू स्ट्रीट्स, स्ट्रीट्स टू पार्लियामेंट। आज की विद्यमान सभी राज्यों के सरकारों में एक सरकार ऐसी है कि जहां के मुख्यमंत्री बताते हैं कि हम सड़क पे भी करेंगे, संसद में भी करेंगे। क्या करेंगे वो बताते नहीं है। इनकी राजनीति का यही तरीका है। इसका ट्रेनिंग क्लासरूम में मिलता है। फ्रांस के भाषा शास्त्र और साहित्य वांग्मय के क्षेत्र में एक विचारक हुए जैक्स डेरिडा। डीकंस्ट्रक्शन नाम की एक थियरी उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी। डीकंस्ट्रक्शन ये ऐसी थियरी है कि जिसके शुरुआती जो संदर्भ थे वो सिर्फ भाषा और साहित्य वांग्मय
इसके संदर्भ में ही उसे सीखा जाता था। इट इज एन इंटरप्रिटेटिव स्ट्रेटेजी, मतलब किसी भी चीज का आप अर्थ समझते हैं, वो लिखा हुआ है टेक्स्ट या फिर वो कोई संस्कृति का संकेत है, किसी भी चीज का, किसी भी बात का अर्थ हम समझते हैं, उस अर्थ पे जो सिद्धांत काम करता है वो सिद्धांत है डीकंस्ट्रक्शन। इट वर्क्स ऑन द थियरी एंड प्रोसेस ऑफ हाउ इज मीनिंग प्रोड्यूस्ड। डेरिडा, इन्होंने भाषा और साहित्य और वांग्मय शास्त्र के क्षेत्र में इस थियरी को इंट्रोड्यूस किया था। This is very interesting to know that Derrida himself did not incline towards any political ideology as such. Academic left से संबंध रखने वाले academicians और cultural studies सिखाने वाले प्रोफेसर्स, सीखने वाले छात्र, और ये भारत में ही नहीं हुआ है, ये यूरोप में भी हुआ था, उस समय भी हुआ था, अमेरिका में भी हुआ था। दिस इज अ ग्लोबल फिनोमिना। ये लोग डीकंस्ट्रक्शन को दे यूज इट एज अ टूल, दे यूज इट एज एन इंस्ट्रूमेंट। डीकंस्ट्रक्शन के कुछ मायने हैं। डीकंस्ट्रक्शन इज नॉट डिस्ट्रक्शन, और इसीलिए हम जब कहते हैं कि भारत में आप रहते हो तो भारत माता की जय कहने से आपको परहेज नहीं होना चाहिए, तो कोई एक पॉलिटिकल लीडर आता है, वो ये नहीं कहते कि हम भारत माता की जय नहीं कहेंगे, और कहते भी है तो आगे ये कहते हैं लेकिन हम जय हिंद कहेंगे। दिस इज डीकंस्ट्रक्शन इन प्रैक्टिस। वो डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं, वो एक अल्टरनेटिव तैयार कर रहे हैं, एक बाइनरी तैयार कर रहे हैं। या तो आप भारत माता की जय कहने वाले रहेंगे या फिर आप जय हिंद कहने वाले रहेंगे। डीकंस्ट्रक्शन मेक्स अ कल्चरल साइन undecidable in its meaning. So to enhance the undecidability of meaning, अर्थ की संदिग्धता को बढ़ाओ। मां दुर्गा को अगर समूचा हिंदू समाज देवता मानता है तो हम महिषासुर को देवता मानेंगे। इससे मां दुर्गा की जो देवता ऐसी पहचान है उसमें संदिग्धता हम निर्माण करेंगे। शिवाजी महाराज और औरंगजेब, इनका आपस में इनके जो युद्ध हुए, जो मूल्यों की लड़ाई थी, उन मूल्यों की लड़ाई में हम औरंगजेब का पक्ष लेंगे और औरंगजेब और शिवाजी महाराज ये बाइनरी खड़ा करेंगे, और उसके आधार पे शिवाजी महाराज जी का एक हिंदू आइकॉन, ये जो पहचान है, उस पहचान को हम इरेज करने का, डीकंस्ट्रक्ट करने का प्रयास करेंगे। हम डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं। डिस्ट्रक्शन माइट रिक्वायर, डिस्ट्रक्शन इज फॉलोड बाय सम रेजिस्टेंस। इन्हें रेजिस्टेंस नहीं चाहिए, इसीलिए सिर्फ संदिग्धता निर्माण करो। इसीलिए हमारे सारे जो मिथक हैं, हमारी सारी जो आस्थाएं हैं, हमारे सारी जो श्रद्धा है, उन सभी विषयों के बारे में ये बाइनरीज तैयार किए जाते हैं। फिर से एक बार पश्चिम के मार्ग से द्वैत का, द्वंद्व का इस तरह से ये लोग पुरस्कार कर रहे हैं एकेडमिक्स के माध्यम से, और बाइनरी तैयार करके इनकी एक धारणा होती है। जैसे हिंदू मुस्लिम ये बाइनरी तैयार करते हैं, ये समन्वय की बात नहीं करेंगे, मिडिल ग्राउंड की बात नहीं करेंगे, मध्यम मार्ग की बात नहीं करेंगे। ये बोलते हैं कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर इनहेरेंटली एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर, और दोनों में हिंदूज इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, उसकी वो बात नहीं करते क्योंकि वो पॉलिटिकली इन ट्यून नहीं है, वो उनकी फिलोसॉफी को बढ़ावा नहीं देता है, उनके पॉलिटिकल एजेंडा को बढ़ावा नहीं देता है। संपूर्ण भारतवर्ष में हिंदूज आर इन मेजॉरिटी। वी विल एंगेज आवरसेल्व्स ऑलवेज विथ दोज हु आर इन माइनॉरिटी, बिकॉज माइनॉरिटीज आर इनहेरेंटली एंड नेसेसरीली द सबऑर्डिनेटेड क्लासेस। और इसलिए हम दूसरा जो है, जो वीक पक्ष है, जो सक्षम नहीं है, उसके साथ हम खुद को बांध लेंगे और उसकी हम बात करेंगे। इसलिए शिवाजी महाराज और औरंगजेब, इनमें ये वो बात करते हैं। औरंगजेब की टीपू सुल्तान जी का जो डीफिकेशन हुआ है, ग्लोरिफिकेशन हुआ है, ये इसी डीकंस्ट्रक्शन के चलते हुआ है। कल द्विवेदी जी के सत्र में एक भाई ने प्रश्न पूछा था कि कुछ सीरियल्स होती है, अमेरिकन सीरियल्स नहीं, भारतीय लोककथा, भारतीय अध्यात्म या भारतीय मिथ्स जो है,
हिंदू मिथ जो है उन पे सीरियस होती है, लेकिन हम ऐसा क्यों देख पाते हैं, ऐसा हम क्यों समझते हैं कि इसमें वो नहीं दिखाया जा रहा है जो हमें पता है, जो परंपरा से ज्ञान हमें मिला है। उसके पीछे कारण यह है कि इनका हिस्टोरिकल रिविजनिज्म, इतिहास को अलग तरीके से देखना, यह भी इनकी स्ट्रेटेजी और इंटेलेक्चुअल एक्टिविज्म का वो एक भाग है। पद्मावती की उस पे जो मूवी अभी बन रही है, उस विषय से भी ये विषय आया था, तो उसके जो डायरेक्टर है उन्होंने बताया कि हाँ, मैं इतिहास का संदर्भ नहीं लिया है, मैंने पद्मावती के उसका जो कालखंड था, उस कालखंड के 200 वर्ष के बाद पद्मावती के चरित्र पे एक कवि थे, उन्होंने कविता लिखी है, उस कविता में यह दिया हुआ है और उस कविता को मैंने आधार बनाया है। उस चित्रपट में, इस मूवी में मैंने पद्मावती जी के बारे में जो दिखाया है, उसका आधार यह है। दिस इज हिस्टोरिकल रिविजनिज्म, ये इंटेलेक्चुअल एक्टिविज्म है। इसे सही रास्ता दिखाने का मार्ग एक ही है। कल माननीय सोनी जी ने बात की थी, औपनिवेशिकता इसलिए है कि भारतीयता नहीं है। अंधकार को स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, स्वतंत्र अस्तित्व प्रकाश को है। डार्कनेस इज द एब्सेंस ऑफ लाइट, औपनिवेशिकता इज द एब्सेंस ऑफ भारतीयता। शिक्षा में भारतीयता को बढ़ावा जितना मिलेगा, औपनिवेशिकता उतनी ही समाप्त होती जाएगी। धन्यवाद। इस संगोष्ठी में मेरे विषय प्रस्तुत करने का आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मन से आपका सभी का ऋणी हूं। धन्यवाद।